आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आज से सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से मैं सेकेंड ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करिए, क्योंकि हम लोगों ने 2 चैप्टर पहले पढ़ लिए हैं। तो इन 2 चैप्टर्स के भी वीडियो बना के मैं पोस्ट करूँगा आपके सामने, लेकिन फ़िलहाल मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही पेज स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से ही फिजिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और यहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले 2 चैप्टर्स को अभी मैं होल्ड पे रखा हूँ। जल्दी ही मैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट ईयर में सबसे पहला टॉपिक आपका है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक है, मैं टॉपिक्स की बात बोल रहा हूँ, 10 टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में और हर टॉपिक में 4-4, 5-5 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको, और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कंटेंट है, तो मैं धीरे धीरे बातों को टेकअप करूँगा। 2-2 कंटेंट 10-10 मिनट की वीडियोस बना के पोस्ट करता रहूँगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि पूरा सिलेबस क्या है। पूरे सिलेबस में सबसे पहले आपका है क्या कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स है, फिर उसके बाद आपका है वर्क पावर एनर्जी, फिर आपका है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर आपका है रोटेशन मोशन जो सबसे कठिन है। रोटेशन मोशन सबसे टिपिकल पड़ता है मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में, ज़्यादातर लोग का यही कहना है। और रोटेशन मोशन के बाद आपका 6 चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, फिर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, और फिर उसके बाद आपका बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे लेंथी टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट टॉपिक आपका है ऑक्सीलेशन, साउंड एंड वेव्स। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। ये आपके ब्रेकअप हो गए, इतने आपके टॉपिक हो गए। अब इनमें से तीसरा टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है। फर्स्ट 2 चैप्टर थोड़े से इंट्रोडक्टरी टाइप के हैं और बच्चे खुद से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं उनका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आपका इसका टॉपिक का ब्रेकअप देख लीजिए। टॉपिक में क्या क्या है। टॉपिक में सबसे पहले आपको एरिस्टोटल फेलेसी पढ़ना है। हाँ, एक बात और, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करिए, और अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप समझिए कि आपका मेंस लेवल का सवाल तो तुरंत लग जाएगा। मेंस और मेडिकल लेवल के सवाल आपके तुरंत लग जाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपका क्या क्या ब्रेकअप है। सबसे पहले आपको पढ़ना है एरिस्टोटल फेलेसी, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, मोमेंटम, फोर्स, ये सब पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स, मोमेंटम एंड फोर्स। उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके पहले आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर उसके बाद आपको सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पुलीज एंड इंक्लाइंड प्लेन, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे सवाल अक्सर बनते हैं, जिसकी अच्छी समझ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना है। और इसके बाद आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट चीज़, वो है इस चैप्टर में करीब करीब इतनी ही बातें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही फ्रिक्शन भी ऐड किया है। फ्रिक्शन में आपको सबसे पहले पढ़ना है फ्रिक्शन क्या होता है, और फ्रिक्शन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन सपोर्टिंग मोशन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रीजन ऑफ फ्रिक्शन, ओल्ड व्यू एंड मॉडर्न व्यू, क्यों फ्रिक्शन लगता है, इस रीजन के बारे में हमको स्टडी करना है। और फिर आपको पढ़ना है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और फिर आपको छोटी मोटी बातें, ऐसे मतलब रोलर को पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है, ये सब बात फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, और फिर मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये इतना ब्रेकअप है इस टॉपिक का। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थर्ड टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इतना ब्रेकअप है, इतनी बातें आपको पढ़ना है। तो 2-2 बातें मैं लेता जाऊंगा और खूब बढ़िया से इत्मीनान से उसको इलेबोरेट करता जाऊंगा। फिलहाल आप केवल 2 बातों पर फोकस करिए। मैं इस शॉर्ट वीडियो में केवल 2 बातें समझाऊंगा। पहली बात यह है कि एरिस्टोटल फेलेसी, और दूसरी बात है इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इतनी ही बात मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। आपको केवल 2 बातें बता रहा हूँ,
खूब ध्यान से देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने स्टार्ट किया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट टू ब्रेकअप एरिस्टोटल फेलेसी। जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो पहला पन्ना आपको यही मिलेगा, एरिस्टोटल फेलेसी। पहले इसका मतलब क्या है इसको खूब बढ़िया से आप समझ लीजिए। उसके बाद इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया मैं आपको बताऊंगा, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए एरिस्टोटेल्स फेलेसी क्या है। एरिस्टोटेल्स फेलेसी क्या है, आप केवल इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। खूब बढ़िया से आप सारे पॉइंट्स को समझिए। एक एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स को समझने में एक दिन में ही आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक दिन भी आप कायदे से बैठ जाइए तो आपके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। और इस तरीके से एक टॉपिक की बेसिक्स आप एक दिन में ही समझ सकते हैं। और 10 ही टॉपिक हैं, फिर भी पता नहीं क्यों साल भर तक आप लोग को प्रॉब्लम रहती है। सिलेबस अक्सर स्कूल्स में भी और स्टूडेंट्स का भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप जितना मुश्किल उसको बना के बैठे हैं उतना नहीं है। एक दिन भी अगर आप कायदे से बैठ जाएंगे तो एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और 10 ही टॉपिक आपके हैं। हर टॉपिक में 15-20 फंडामेंटल हैं। और मैं इस 10, 15 मिनट वीडियो में 2 फंडामेंटल्स आपको देता जाऊंगा। 6-7 वीडियो, मतलब एक दिन में आप देख सकते हैं। आपका एक पूरा टॉपिक बढ़िया से बेसिक लेवल पे तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाइए, आपके क्वेश्चंस लगेंगे। मैं यहाँ लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरिस्टोटल फेलेसी। एरिस्टोटल फेलेसी के बारे में खूब बढ़िया से समझिए। केवल एरिस्टोटल फेलेसी पे अपना दिमाग रखिए, केवल एक पॉइंट पे दिमाग रखिए, एरिस्टोटल फेलेसी। और ध्यान से सुनिए, फेलेसी का मतलब होता है मिसकंसेप्ट, रॉन्ग नोशन, गलत अवधारणा। देखिए ऐसा है कि फिजिक्स और साइंस का क्या मतलब है। फिजिक्स और साइंस का मतलब है ओपन माइंडेडनेस। इसमें कोई भी थ्योरी अंतिम नहीं होती, इसमें कोई भी लॉ अंतिम नहीं होता है। इसमें हर अथॉरिटी क्वेश्चनेबल है, सबको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे देखिए कि पहले जो लॉज सही माने जाते थे वो लॉज आज की तारीख में सही नहीं माने जाते हैं, ठीक है ना। अब नए लॉज आ गए। हो सकता है आज से 10-20 साल बाद हमारी ये जो करंट फिजिक्स है इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाएं। चेंज इनएविटेबल है, हर सब्जेक्ट में चेंज होता है। लेकिन साइंस सब्जेक्ट में जो है हम साइंस सब्जेक्ट में जब भी कोई थ्योरी किसी ट्रुथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है अप्रोप्रिएटली तो नई थ्योरी आ जाती है, ठीक है ना। ट्रुथ जो हमें विजिबल है वो तो सच है ही। अगर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो हम नए कॉन्सेप्ट्स को लाते हैं या पुराने कॉन्सेप्ट्स को मॉडिफाई करते हैं। इस तरीके से हर सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता रहता है, साइंस सब्जेक्ट्स का खास तौर से। तो देखिए पहले इसे मैं कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि जैसे पहले ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है। पहले ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, जैसे मान लीजिए फ्लैट है। और पुराने 4-5 हज़ार पहले के अगर आप साहित्य पढ़िए, यूरोपियन साहित्य, तो उसमें मिलता था कि अगर आप बहुत दूर, घोड़सवारों से कहा जाता था कि आप बहुत दूर तक मत जाइए, अगर आप बहुत दूर तक जाएंगे तो अर्थ फ्लैट है, आप अर्थ से गिर पड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह की अवधारणा को बहुत सालों तक सच माना गया। लेकिन बाद में ये पता लगा कि अर्थ राउंड है, आप कितना भी जाएंगे उससे आप गिरेंगे नहीं, आप ग्रेविटी से बंधे रहेंगे। तो इस तरीके से इस पुरानी थ्योरी को निगेट करके नई थ्योरी ये आई कि अर्थ राउंड है। इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे पहले ये कहा जाता था, पहले ये था जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के अगल बगल घूमते हैं, ठीक है ना, अर्थ के अगल बगल घूमते हैं। फिर कोपरनिकस एक साइंटिस्ट आया, उसने अपने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से ये बताया कि अर्थ के अगल बगल नहीं, सन के अगल बगल सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि उसका बहुत विरोध हुआ, उसका बहुत रेजिस्टेंस हुआ। इनफैक्ट उसको हर्ट ही नहीं किया गया, उसको किल कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसको मारने के, उसकी हत्या के कई सालों बाद ये पता लगा कि वो जो कह रहा था वो सच कह रहा था। जब भी कोई नई अवधारणा आती है तो पुरानी अवधारणा को मानने वाले लोग उस बात का प्रतिकार करते हैं, ठीक है ना, उस बात का प्रतिकार करते हैं। तो साइंस का मतलब क्या है कि कोई भी अथॉरिटी लास्ट नहीं है, हर व्यक्ति क्वेश्चनेबल है, दिमाग आपका खुला होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो भी बात आप कहें वो रीजंस, कॉज एंड इफेक्ट से आप उसको जस्टिफाई करेंगे तो आपका नया रूल बनेगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एरिस्टोटल फेलेसी भी ऐसे ही है। एरिस्टोटल ने पहले एक कॉन्सेप्ट दिया, एक बात समझाई, जो कि बाद में गैलीलियो ने और न्यूटन ने गलत साबित कर दिया, ठीक है ना। एरिस्टोटल ने तो, लेकिन हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसको हम पढ़ते क्यों हैं कि इसलिए पढ़ते हैं कि अगर गलत बात जानेंगे तभी तो सही बात हम बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, इसलिए इसको रखा गया है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो अब आप देखिए
फेलेसी का मतलब होता है फॉल्स कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट। एरिस्टल ने क्या कहा था पहले आप ये समझ लीजिए। एरिस्टल ने ये कहा था टू कीप अ बॉडी कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। किसी भी बॉडी को कंटिन्यूसली एक स्टेट ऑफ मोशन में बने रहने के लिए एक बाह्य बल की ज़रूरत होती है। ये स्टेटमेंट एरिस्टल ने दिया था और इसी को सच मान के बहुत दिनों तक फिजिक्स चलती रही, जब तक गैलीलियो ने इस बात को निगेट नहीं कर दिया, इसको गलत नहीं साबित कर दिया। ठीक है ना। फिर से सुनिए, एरिस्टल ने कहा था टू कीप अ बॉडी कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते भी हैं, अगर ऐसा नहीं होता, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो एक बार आप साइकिल पे पेडल मार देते और दिल्ली तक पहुंच जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं, आपको बार बार पेडल मारना पड़ेगा, बार बार एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी मूव करती है। ऐसा आपको प्रकृति में विजिबल हो रहा है। ठीक है ना। वो इसलिए विजिबल हो रहा है क्योंकि उस समय तक फ्रिक्शन का डेवलपमेंट नहीं था। तो बाद में गैलीलियो ने अपने इंक्लाइंड प्लेन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रमाणित किया कि टू कीप अ बॉडी कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन इन द नेचर, और उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। फिर से सुनिए और समझिए, एरिस्टोटल ने कहा था कि कोई भी बॉडी को कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। मतलब फोर्स इज एन एजेंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना। ये एरिस्टोटल ने कहा था, बहुत दिन तक उसकी ये बात सच मान के लोग चलते रहे। फिर गैलीलियो ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इंक्लाइंड प्लेन से, और उसने ये सिद्ध किया कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि उसने कहा कि हमको, लेकिन जो विजिबल होता है कि हम लगातार फोर्स लगाते हैं तभी बॉडी मूव करती है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस समय फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था और इस बात को अकाउंट में नहीं रखा गया। जो भी हमको फोर्स लगाना पड़ता है वो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है ना। तो अब वर्तमान में फोर्स की डेफिनेशन ये हो गई कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, नॉट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन। इसलिए एरिस्टोटल की वो बात गलत साबित हो गई, इसलिए वो फेलेसी है, वो मिसकंसेप्ट है, लेकिन फिर भी इसको आपको इसमें पढ़ाया जाता है तो आपको पढ़ना है। ठीक है ना। अब आप दूसरी बात देखिए, इनर्शिया क्या होती है। मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बढ़िया समझिए, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इनर्शिया से क्या मतलब है। इनर्शिया से हमारा मतलब क्या, देखिए एक एक बात को खूब बढ़िया से समझिए। 15 ही 20 बातें हैं और 15-20 बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ईमानदारी से करिए तो एक टॉपिक के बेसिक्स एक दिन में आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अगर आप बहुत ही मान लीजिए एक दिन में नहीं भी कर पाते हैं तो 2-3 दिन में तो पक्का कर सकते हैं। ठीक है ना। और जितनी जल्दी आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे उतना एम्पल टाइम आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने में, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। और जितने भी कंपटीशन है वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, अप्लाइड फॉर्म ही आता है। लेकिन वो अप्लाइड फॉर्म बिना बेसिक जाने नहीं होता, तो बेसिक आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और बेसिक्स को जितनी इन डेप्थ प्रोसेसिंग आप करेंगे उतना ही कम बार आपको रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और विज़न आपका क्लियर रहेगा। विज़न क्लियर कर लीजिए तो सवाल लग जाएंगे। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया से आप समझते क्या है। इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टिविटी टू चेंज। हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं वो होंगे, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अगर हम अगर हम मूव कर रहे हैं तो मूव ही करते रहेंगे, अगर हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहेंगे, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हर बॉडीज़ की जो है हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज रेजिस्टिविटी टू चेंज। हम जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में बने रहेंगे, इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। इसको अगर अच्छी तरीके से डिफाइन करके नोट्स बनाना हो तो ऐसे लिख लीजिए, इनर्शिया इज दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही बनी रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ही करती रहेगी। इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है ना। अब अगली बात आप ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी क्वालिटी है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इनर्शिया होती है। इनर्शिया का मेज़र क्या है, मतलब कब ये कहेंगे कि इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया कम है, मतलब कब रेजिस्टिविटी टू चेंज ज़्यादा है, कब रेजिस्टिविटी टू चेंज कम है, ये बात आप कब कहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास, मोर द मास मोर द इनर्शिया, मोर द रेजिस्टिविटी टू चेंज। ठीक है ना। मोर द मास मोर द इनर्शिया मोर द रेजिस्टिविटी टू चेंज। आप देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर एक साइकिल और एक ट्रक मूव करते हुए आए, या आप ऐसे कहिए एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक मूव करते हुए आए, तो किसको रोकना आसान है। तो आप सब लोग कहेंगे कि मोटरसाइकिल को रोकना आसान है, अगर एक ही वेलोसिटी एक ही स्पीड से मूव कर रही है तो।
और एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक रखी हुई है, तो आपसे पूछा जाए कि किसको मोशन में लाना आसान है, तो आप सब लोग बोलेंगे कि मोटरसाइकिल को मोशन में लाना आसान है। इसलिए क्योंकि उसकी इनर्शिया कम है, उसकी रेजिस्टिविटी टू चेंज कम है। और क्यों कम है? क्योंकि उसका मास कम है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। वो कौन सी चीज़ है वस्तु के अंदर जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी टू चेंज या इनर्शिया ज़्यादा होती है, ज़्यादा या कम होती है, तो वो मास है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है इनर्शिया एट रेस्ट, एक होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। खूब बढ़िया समझिए, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और कुछ सवाल लगा लीजिए, बस यही इतना करना है। और पता नहीं क्यों सब लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, सब कुछ आपकी किताब में ही है, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों के बारे में समझा रहा हूँ। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखिए, जैसे मान लिया आपने बचपन में, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी, आप हैबिचुएटेड हो गए होंगे और आपके पास स्किल्स आ गए होंगे, लेकिन बचपन में आपको याद होगा जब आप क्लास 2nd 3rd में थे, बस में एकाएक खड़े होते थे, बस एकाएक चलती थी तो आप पीछे की ओर आ जाते थे। क्यों पीछे की ओर आ जाते थे? क्योंकि आपका फुट जो है, जो बस के कॉन्टेक्ट में है, वो तो मोशन में आ गया, लेकिन आपकी रेस्ट, बाकी बॉडी इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे बने रहने का प्रयास करती थी, इसकी वजह से आप ऐसे हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया एट रेस्ट का। इसके अलावा कारपेट को कस के लाठी से मारिए तो उसके अंदर जो है डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। इसलिए निकल जाते हैं कि कारपेट को लाठी से मारने से कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे रहते हैं वो इनर्शिया एट रेस्ट की वजह से वहीं रह जाते हैं और इस प्रकार से सेपरेट हो जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम की वजह से एकदम कंसाइज बातों को देखिए। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ, इनर्शिया एट मोशन के कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एकाएक बस चल रही है, एकाएक ब्रेक मारे तो आप आगे की ओर चले जाते हैं, ऐसे आगे की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आपका फीट जो है वो बस के सरफेस से कांटेक्ट में है, वो तो इमीडिएट रेस्ट पे आ जाता है। जैसे ही बस रेस्ट पे आ रही, जैसे उस पर ब्रेक मारा गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी मास की वजह से, इनर्शिया की वजह से और इस प्रकार से रेजिस्टिविटी टू चेंज की वजह से वो आगे की ओर धक्का खा जाती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी बता दूँ। जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और एक कार का ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और उसके किनारे वाले साइड में बैठे हैं। एकाएक अगर कार यू टर्न मारती है तो उस यू टर्न के टेंजेंशियली, या सर्कुलर टर्न मारती है तो उस सर्कुलर टर्न के टेंजेंशियली, उस सर्कुलर यू टर्न नहीं, सर्कुलर टर्न ही कहिए, सर्कुलर टर्न के टेंजेंशियली आपको, आपके मूवमेंट की एक टेंडेंसी होती है जिसको आप कर्व करते हैं अपने हाथ से सीट उट को पकड़ के, ठीक है ना। और छोटे बच्चे हों तो अगर कार सर्कुलर पाथ पे मूव करे और छोटे बच्चे अगर ड्राइवर के बगल में बैठे हैं तो टेंजेंशियली उनके फेंकाने की संभावना रहती है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में सबसे पहले ये बताया कि मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपकी रियल फिजिक्स शुरू होती है और उसके बाद मैंने पूरे फर्स्ट ईयर का, पूरे सिलेबस का एक वो दिया कि ये आपको पढ़ना है। फिर मैंने बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में टेकअप करने जा रहा हूँ। बाकी 2 का वीडियो मैं कुछ दिन बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहले मैंने ओरली ब्रेकअप दिया कि ये बात आपको पढ़ना है। और अब आपको मैं उसके बाद मैंने केवल 2 पॉइंट्स पे फोकस किया, एक एरिस्टल फैलेसी, दूसरा इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इन 2 पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। यही 2 पॉइंट्स मेन है जो इस वीडियो में आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। बाकी तो इंट्रोडक्शन था। तो एरिस्टल फैलेसी को एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ। एरिस्टल फैलेसी मतलब मिसकंसेप्ट, फॉल्स कंसेप्ट, रॉन्ग नोशन। फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट में पहली जो बात मानी जाती थी वो कई ऐसी बातें हैं जो पहले सही मानी जाती थी, बाद में वो गलत साबित हो गए, ठीक है ना। साइंस का मतलब ही है खुला दिमाग, ओपन माइंडेडनेस है। कोई भी चीज़ अंतिम नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ क्वेश्चनेबल है, लेकिन क्वेश्चन जेन्युइन होने चाहिए, क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, क्वेश्चन रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, एरिस्टल फैलेसी क्या थी। एरिस्टल ने कहा था कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन। और इसी बात को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया अपने इंक्लाइंड प्लेन के एक्सपेरिमेंट से, और ये बता दिया कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब फोर्स की करंट सिचुएशन ये हो गई, और क्या कहते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। फोर्स वो
एजेंट है वो एक्सटर्नल एजेंट है जो मोशन को चेंज करता है, ना कि उसको मेंटेन करता। और नॉर्मली मोशन में आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि मोशन मेंटेन करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि नेचर में फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बात एरिस्टोटल की एकदम गलत और गैलीलियो के सही साबित हो जाती है, ठीक है ना। तो वो आज का स्टैंड पॉइंट गैलीलियो का कॉन्सेप्ट ही है। अब नेक्स्ट बात देखिए, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है। इनर्शिया मतलब रेसिस्टिविटी टू चेंज, हम जिस प्रेजेंट स्टेट में हैं उसी में बने रहने का प्रयास जिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं उसी को इनर्शिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 तरह की हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से मैंने ये 2 कॉन्सेप्ट आपको कम्युनिकेट कर दिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 और पॉइंट्स आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। धन्यवाद।